बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पिछले कक्षा में केरोसिन और वाटर वाला उपप्रयोग दिखाए थे जी, बताए थे आपको पिछले कक्षा में कौन रेयर है और कौन डेंसर है। तो उससे आगे का कहानी देखिए आज। मान लीजिए बच्चों इंटरफेस है, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, और ये हमने देखिए क्या खींच दिया बच्चों, नॉर्मल। इंसिडेंट रे बच्चों यहाँ आया, जाना चाहिए था इसको कैसे, सीधे। एंगल इंसिडेंस कितना बनाया है जी, आई, लेकिन ये नॉर्मल के नज़दीक मुड़ गया, कितना एंगल बनाते हुए, आर। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए I1 है, आई कितना है, R1। ठीक, बात आई जी समझ में। तो आप समझ गए होंगे कौन रेयर है और कौन डेंसर है। आई रेयर है, आई वाला क्या है, डेंसर। अब देखिए बच्चों एक और इंटरफेस लिए, यहाँ मीडियम क्या है जी, 1, आइजा मीडियम 3 है, आइजा नॉर्मल लिख दिए। इंसिडेंट रे आया, एंगल I2 बनाते हुए, चाहे I1 है मानिए, जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन भाई देखिए नॉर्मल के नज़दीक मुड़ गया, कितना एंगल बनाते हुए, R2। ध्यान से बच्चों इस प्रयोग को देखिए, ध्यान से। मीडियम 1 से मीडियम 2 लाइट भेजे थे, I1 एंगल पे भेजे थे, तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना मिला, R1। मीडियम 1 से जैसे भेजे थे ठीक वैसे ही मीडियम 1 से भेज रहे हैं, लेकिन अब की बार कहाँ भेज रहे हैं, मीडियम 3 में, मीडियम 2 में नहीं। अच्छा, मीडियम 1 से भेजे थे, कितना एंगल पे भेज रहे हैं मीडियम 3 में, I1 एंगल, मतलब जितना एंगल इसमें रखे थे उतना ही एंगल इसमें रख रहे हैं। लेकिन मीडियम 3 में फेंकने पे हमको क्या पता चला जी, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन दोनों में अंतर क्या मिला तनी हमको बताइए। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, कम मिला, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मिला, ज़्यादा। यानी कहाँ ज़्यादा मोड़ा गया है लाइट को, पहला वाला प्रयोग में या दूसरा वाला प्रयोग में, दूसरा वाला प्रयोग में ज़्यादा लाइट मुड़ गया, यानी ज़्यादा रिफ्रैक्शन किस में हुआ, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब जा रहा था, कि मीडियम 1 से मीडियम 3 में जब जा रहा था तो ज़्यादा रिफ्रैक्शन हुआ। जल्दी बोलिए। तो आपका जवाब सही है। मीडियम 1 से जब मीडियम 3 में सर जा रहा था तो रिफ्रैक्शन की घटना क्या हो गई जी, ज़्यादा हो गई। इसका मतलब कि किसका पावर अधिक है बच्चों रिफ्रैक्शन करने का, मीडियम 2 का पावर ज़्यादा है रिफ्रैक्शन कराने का, या मीडियम 3 का पावर ज़्यादा है रिफ्रैक्शन कराने का, जल्दी बोलो। 3 का ज़्यादा है। तो पावर, रिफ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा ना, उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उतना ज़्यादा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी, इसको शॉर्टकट में हम RI लिखेंगे, या RI इज बेंडिंग पावर, बेंडिंग पावर ऑफ मीडियम, है ना। तो RI लिख दिए, या ऐसे भी लिख दिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स REF, I इंडेक्स लिख दिए। हिंदी का लिखोगे जी, अपवर्तन सूचकांक माध्यम के, अपवर्तन सूचकांक माध्यम के मोड़ने की शक्ति होती है, मोड़ने की शक्ति होती है। यहां देखिए बच्चों, होई भी मोड़ा है नॉर्मल के नज़दीक, मीडियम 3 भी मोड़ा है नॉर्मल के नज़दीक, मीडियम 2 में भी लाइट आ रहा था 1 से, मीडियम 3 में भी लाइट आ रहा है 1 से। तो कौन से माध्यम की शक्ति ज़्यादा है मोड़ने की, 3 की। मतलब 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है प्यारे बच्चों, अधिक है। किस से, मीडियम 2 से। तो जोन मीडियम जितना ज़्यादा मोड़ेगा ना जी लाइट को, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही अधिक होगा प्यारे बच्चों, बात जान लीजिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या पता चलता है कि भैया कितना मोड़ेगा लाइट, है ना। और देखिए, अब जैसे हवा का मान लीजिए, एयर का बच्चों, एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, ये सब एक ही चीज़ हुआ ना है।
तो एयर और वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया जी? 1 हो गया। उसी तरह आपका पानी का मान लीजिए बच्चों, वाटर का, तो वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1.33। उसी तरह बच्चों ग्लास का अगर आप बात कीजिए तो ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1.5। तो अलग अलग माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अलग अलग, है ना। और देख के हम बता देंगे भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख के, वैल्यू को देख के बता देंगे कौन रेयर है और कौन डेंसर। जैसे ग्लास और वाटर को एक साथ रख दिए तो कौन रेयर होगा, कौन डेंसर जी? और डेंसर होगा वाटर के मुकाबले, ग्लास के मुकाबले ये क्या है? रेयर। अच्छा, हई दोनों को रख दिए, वैक्यूम को और वाटर को, तो हई डेंसर हो गया, हई क्या हो गया? रेयर हो गया, है ना। तो अलग अलग माध्यम का बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अलग अलग। तो बच्चों अब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब तो समझ में आ गया सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है कि कौन सा माध्यम कितना बेंड करेगा लाइट को, कितना रिफ्रैक्शन कराएगा लाइट को। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है बच्चों C/V। C/V का मतलब क्या होता है? वो C का मतलब क्या है जी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब V का मतलब क्या है? वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में भागा लाइट का वेलोसिटी माध्यम में। आज का जब लेक्चर बीत जाएगा ना बच्चों, कल हम बताएंगे रिफ्रैक्शन का मुख्य कारण क्या है। अभी फिलहाल समझ जाइए रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन में कौन से नियम होते हैं, रिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल कैसे बनता है। फिर कल के लेक्चर में हम बताएंगे रिफ्रैक्शन का मुख्य कारण क्या है। ऐसे पिछले कक्षा में भी हमने कारणों की व्याख्या करती थी। वेलोसिटी अलग अलग हो जाता है, वेलोसिटी बताए थे ना। लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है बच्चों, क्या बदल जाता है? वेवलेंथ बदल जाता है ना। फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होता है, अब वेलोसिटी बदल जाता है। तो वेलोसिटी के बदलने के कारण ही तो लाइट मुड़ता है। तो लाइट कितना मुड़ता है? जितना वेलोसिटी बदलेगा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी बदलेगा उतना ज़्यादा लाइट डेविएट कर जाएगा, उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा सर। क्यों? कि ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी। डायमेंशन क्या होगा भाई? 11th में पढ़ना था डायमेंशन। अब मान लो 11th पढ़ लो ही नहीं को डायमेंशन, तो क्या करें बताइए आप? नो डायमेंशन। तो अब देखिए n बराबर क्या होता है बच्चों? C/V। और हमने आपको पिछले कक्षा में बताया था वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी कैसे लिखते हैं जी? V बराबर कैसे लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी गुना लेमडा। लाइट के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी गुना वेवलेंथ। 9th क्लास में बच्चों पढ़े होंगे आप। तो C बराबर क्या लिखिएगा? F इंटू लेमडा। अब V बराबर क्या लिखिएगा? F बटा लेमडा डैश। हम आपको क्या बताए थे? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ वैक्यूम है बच्चों, यहाँ वैक्यूम है और यहाँ मीडियम है। तो वैक्यूम का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अभी ना पढ़ा है 1। तो यहाँ आई एंगल पे लाइट भेजिएगा, जाना चाहिए था सीधा। तो वैक्यूम के मुकाबले तो हर चीज़ क्या है जी? वैक्यूम हर चीज़ के मुकाबले क्या है? रेयर। क्योंकि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? वैक्यूम। कितना होता है? 1। तो लाइटवा को ओरिजिनल पाथ पे जाना चाहिए, लेकिन नॉर्मल के नज़दीक मुड़ा ना है दे। तो यहाँ देखिए ज़रा, लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो हेइजा कितना वेलोसिटी से लाइट गया? C। लेकिन मीडियम में जाते जाते इसका वेलोसिटी कितना हो गया? V। यहाँ कितना वेवलेंथ था? लेमडा। यहाँ कितना वेवलेंथ था? लेमडा डैश। लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या रहेगा बच्चों? सेम।
फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब रंग, बताया था ना जी, कलर कभी चेंज नहीं होगा। जब लाइट एक माध्यम से कहाँ जाती है दूसरे माध्यम में, तो रंग नहीं चेंज होगा, लैम्डा बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए वैक्यूम में कितना हम लिख दिए वेलोसिटी लाइट का, फ्रीक्वेंसी गुना लैम्डा, वैक्यूम का लैम्डा। मीडियम में कितना लिख दिए, फ्रीक्वेंसी गुना मीडियम का लैम्डा। फ्रीक्वेंसियाँ तो दोनों में सेम रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी कट गया, तो एन का एगो नया फार्मूला मिला, वेवलेंथ बटा लैम्डा डैश। मतलब एक समझ रहा है, एगो और नया फार्मूला मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। का मिला हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, ये हो गया भाई, बात आ गई समझ में। तो इसी को बच्चों बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी में बदलाव के कारण आता है, रिफ्रैक्शन की घटना जो होती है वेलोसिटी में बदलाव के कारण आती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मान को देख के पता चलता है बच्चों कि कितना मात्रा में रिफ्रैक्शन होगा। अब आगे की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, स्नेल का नियम। कोई भी दिक्कत हो बच्चों कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे बोलिएगा, नहीं होगा तो फिर से उसी लेक्चर को दोबारा हम बना के हम बताएंगे दूसरे तरीके से। हमारे पास बहुत सारा तरीका है बच्चों आपको समझाने का, इसलिए कोई संकोच मत कीजिएगा। एकदम बेधड़क बच्चों, कुछ नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे बच्चों। तो है ना। तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्नेल का नियम। देखिए बच्चों क्या है स्नेल का नियम। तो बच्चों जैसे पिछले क्लासेस में हमने देखा था रिफ्रैक्शन का परिचय, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हमने जगह को स्थानांतरित किया है। ये लेक्चर घर पे रिकॉर्ड किया जा रहा है बच्चों, आप लोग भी ध्यान रखें। रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था पिछले कक्षा में, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने। आज हम रिफ्रैक्शन से संबंधित एक और टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। रिफ्रैक्शन में आने वाले हर टॉपिक्स इसी नियम पर आधारित है। तो देखिए जरा स्नेल्स लॉ आखिर है क्या। ये देखिए बच्चों इंटरफेस है। इंटरफेस बताने की आवश्यकता नहीं है बच्चों आपको। इंटरफेस हम आपको पढ़ाए थे बच्चों, ऐसा सतह जो माध्यम को अलग अलग करता है। तो मान लीजिए इंटरफेस के ऊपर ये माध्यम 1 है, ये मीडियम 2 है बच्चों। और मान लीजिए ये इंसिडेंट रे आया, मीडियम 1 से इंसिडेंट रे आया, तो बच्चों इसका भविष्य क्या होगा ये बताने के लिए यहाँ नॉर्मल आपको खींचना होगा। अच्छा, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये इंसिडेंट रे हमने क्या पढ़ाया था पिछले क्लास में, याद कीजिए। इंसिडेंट रे जो आया उसको कहाँ चला जाना चाहिए था जी, सीधा ओरिजिनल पाथ पे, ठीक। लेकिन ये नॉर्मल के नज़दीक मुड़ गई। ये देखिए नॉर्मल के नज़दीक। मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, R1। ये घटना हुई हमको, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना प्राप्त हुआ, R1। अब आप आराम से समझ गए होंगे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, 1 का ज़्यादा है कि 2 का जी। जल्दी कमेंट करके फटाफट बताओ, 1 का ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या 2 का। वेरी गुड, 1 का कम है और 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल से नज़दीक मुड़ा है। तो आप समझ गए होंगे रेयर से कहाँ जा रहा है, डेंसर। और रेयर से डेंसर जा रहा है तो मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो मतलब N1 कम होगा और N2 ज़्यादा होगा, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिला, R1। अब देखिए यही प्रयोग हम कर रहे हैं, सेम माध्यम ले लिए N1,
सेम मीडियम ले लिए N2 जैसे यहाँ पे है, वही इंटरफेस है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ज़रा बताइए, पहले से हमने ज़्यादा ले लिया है कि कम ले लिया है? देखिए यहाँ I1 था, क्या उतना ही लिया है? उससे क्या ले लिया है? अधिक ले लिया है। वेरी गुड। मान लीजिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? I2। अब इसको जाना चाहिए था यहाँ सीधा, लेकिन ये देखिए ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, यहाँ भी नॉर्मल की तरफ मुड़ा, यहाँ भी नॉर्मल की तरफ मुड़ा, लेकिन यहाँ ज़्यादा मुड़ा, यहाँ कम मुड़ा। मान लीजिए यहाँ कितना एंगल बनाया नॉर्मल के साथ? रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाया? R2। तो ये दोनों घटना से आपने क्या सीखा? यहाँ जो माध्यम था वही यहाँ माध्यम है, यहाँ जो माध्यम था वही यहाँ माध्यम है, सेम इंटरफेस है। इस दोनों घटना से आपने सीखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम चेंज कर रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा क्या हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे चेंज कीजिएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वैसे वैसे चेंज होगा। तो स्नेल नाम का वैज्ञानिक क्या बोला, जरा देखिए, जरा देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? I1। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बच्चों? R1। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों? I2। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बच्चों? R2। तो स्नेल्स क्या बोला? अच्छा, हो सकता है तीसरा प्रयोग करें जिसमें हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ले लें? I3। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिले? कुछ और मिलेगा, मान लीजिए R3। चौथा प्रयोग में I4 ले लें तो R4 मिलेगा। पांचवा प्रयोग में I5 ले लें तो R5 मिलेगा। तो हम तीनों को रखते हैं। तो स्नेल्स क्या कर रहा है कि इस I1 के आगे साइन लगा दीजिए, इस R1 के आगे साइन लगा दीजिए, और इसका क्या ले लीजिए? अनुपात, रेशियो। इस I2 के आगे साइन लगा दीजिए बच्चों, इस R2 के आगे साइन लगा दीजिए बच्चों, इसका क्या ले लीजिए? अनुपात। I3 के आगे क्या लगा दीजिए? साइन। R3 के आगे क्या लगा दीजिए? साइन। इसका क्या ले लीजिए? अनुपात। ये सारे रेशियो, ये सारे अनुपात एक दूसरे के क्या होंगे प्यारे बच्चों? इक्वल। और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये सभी रेशियो का वैल्यू क्या आता है बच्चों? सेम आता है, सेम आता है प्यारे बच्चों। यानी इनका रेशियो अगर मान लीजिए 2.5 आ रहा है तो ये भी रेशियो 2.5 होगा, ये भी रेशियो 2.5 होगा। ये यानी कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलता है, और सबके साइन का रेशियो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट। यही तो है बच्चों स्नेल का नियम। और ये जो कांस्टेंट आता है बच्चों, ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। ये देखिए हम क्या लिख रहे हैं? N21, है ना। इस N21 को हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? पॉज कीजिए जरा। तो बच्चों हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? माध्यम 2 का अपवर्तन सूचकांक माध्यम 1 के आपेक्ष में। यानी कि स्नेल का ये नियम क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, और वो कांस्टेंट क्या कहलाता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है बच्चों। किसका? जिस माध्यम में रिफ्रैक्शन हुआ है, किसके आपेक्ष में? किसके रिस्पेक्ट में? जिस माध्यम से लाइट गया है। आपको पहले पिछले आपको शुरू में बच्चों हमने बताया है
N2 1 का मतलब क्या हो गया, N2 भागा N1। ठीक, तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन I1 साइन R1 बराबर साइन I2 साइन R2 बराबर साइन I3 साइन R3 बराबर N2 भागा N1। ठीक है बच्चों, तो साइन I1 भागा R1 बराबर साइन I2 भागा साइन R2 बराबर साइन I3 भागा साइन R3 बराबर N2 भागा N1 हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार हमारा स्नेल्स लॉ क्या हुआ बच्चों। ये चीज़ हमने देखने के बाद, ये प्रयोग करने के बाद हमने स्नेल नियम को दो भागों में व्यक्त किया, दो भागों में बांट दिया। पहला क्या है जी, स्नेल के नियम के अनुसार एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो अलग अलग मान के लिए हमेशा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को दुनिया किस नाम से जानती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा नियम क्या हुआ बच्चों, इंसिडेंट रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों आप जानते हैं क्या होता है, ये सभी एक ही बिंदु पे मिलते हैं और एक ही प्लेन में रहते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपने पढ़ा होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सेकेंड लॉ था, सेम लॉ क्या है आपका स्नेल्स के लॉ में भी उपस्थित है। तो इंग्लिश वाले इसको नोट कीजिए और हिंदी वाले लिखिए जरा, इसका हिंदी लिखें बच्चों। स्नेल के नियम अनुसार, स्नेल के नियम अनुसार आपतित कोण तथा अपवर्तित कोण के अनुपात, आपतित कोण तथा अपवर्तित कोण के अनुपात के विभिन्न मान के लिए यह अनुपात के विभिन्न मान के लिए यह अनुपात हमेशा नियत होता है। ये अनुपात हमेशा नियत होता है। यह नियतांक अपवर्तन सूचकांक कहलाती है। यह नियतांक अपवर्तन सूचकांक कहलाती है। तो ये स्नेल का प्रथम नियम हो गया बच्चों। द्वितीय नियम देखिए जरा, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा लंब सभी एक बिंदु पर मिलते हैं, सभी एक बिंदु पर मिलते हैं और ये सभी एक सतह में रहते हैं। ये सभी एक सतह में रहते हैं। तो ये परीक्षा में बच्चों ये दोनों नियम आपसे पूछा जाता है। 2 नंबर में पूछे बिहार बोर्ड में, या 3 नंबर में सीबीएसई में पूछा जा सकता है, या मान लीजिए कभी कभी 5 मार्क्स में पूछेगा। तो इसके अलावा भी कुछ और बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो ये रहा बच्चों स्नेल्स लॉ, है ना, काफ़ी आसान है। अब कुछ हम नॉलेज पॉइंट हम लोग सीखेंगे बच्चों अभी, नॉलेज पॉइंट
कि न्यूमेरिकल्स वगैरह में आप कैसे स्नेल्स के नियम को यूज करेंगे आप, है ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो देखिए फिर से हम डायग्राम बना रहे हैं बच्चों। ये देखिए फिर से डायग्राम बनाया। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और ये देखिए इंसिडेंट रे आया है। कितना एंगल बना के भाई, आई, और इस इंसिडेंट रे को सीधे जाना चाहिए था। ये नॉर्मल की तरफ देखिए बेंड कर गया। कितना एंगल बना के, आर। तो यहाँ स्नेल्स लॉ आप कैसे लिखोगे बच्चों, है ना, यही हमको समझा रहे हैं। ऐसे तो आपको याद हो गया होगा, साइन आई भागा साइन आर बराबर N2 भागा N1। लेकिन एक और तरीका है बच्चों स्नेल्स को लिखने का जिसमें कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। कि क्या है वो तरीका, देखिए ज़रा। यहाँ पहले मीडियम में जाइए। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1। N1 लिख दीजिए, गुना कर दीजिए आप। गुना में क्या लिख दीजिए, साइन आई। फिर बराबर कर दीजिए बच्चों दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर आप गुना कर दीजिए साइन आर। तो देखिए बच्चों घुमा फिरा के वही आ गया कि नहीं, स्नेल का नियम, साइन आई बाई साइन आर N2 भागा N1। तो ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया ना, ये ट्रिक बहुत काम का है। अभी आपको लग रहा होगा सर इसमें क्या बड़ा बात है, सर पहला जो नियम बताया वही तो अभी बता रहे हैं ट्रिक। नहीं, बहुत बार क्या होता है बच्चों कि यहाँ कुछ बच्चे N1 भागा N2 लिख देते हैं, है ना। यहाँ ठीक लिखेंगे, साइन आई भागा साइन आर बराबर ठीक लिखेंगे, यहाँ N1 बाई N2 लिख देंगे, गलत हो जाता है। कभी कभी क्या होगा बच्चों, ज़रूरी थोड़ी है कि आई और आर ही हो हमेशा, जरूरी थोड़े हो कि N1 से N2 जाए हमेशा। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए ज़रा, यहाँ देखिए तो आ रहा है कि नहीं जी वीडियो में। N1 है, ये N2 है, ये देखिए नॉर्मल है। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं आप। अब N2 से इंसिडेंट भेजिए, मान लीजिए अल्फ़ा एंगल पे भेजा आपने इंसिडेंस, इसको ओरिजिनल पाथ पे जाना चाहिए था। ये देखिए भटक गया ओरिजिनल पाथ से दूर, क्योंकि डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर। मान लीजिए कितना एंगल है, बीटा। अब यहाँ हम बोलेंगे आप लिखिए स्नेल का नियम, तो फिर चकरा जाइएगा आप। कोनो लिखेगा साइन बीटा बटा साइन अल्फा बराबर N2 बाई N1, कोनो लिखेगा साइन अल्फा भागा साइन बीटा बराबर N1 बाई N2। तो उतना खच करने से अच्छा है बच्चों कि हम जो ट्रिक बताए हैं वो एकदम दिमाग में रखिए। कैसे लिखिएगा बताइए ट्रिक से, आप लोग भी पहले देख लीजिए, मन में सोच लीजिए कैसे लिखना है। अब हम लिख रहे हैं, मिलाइए ज़रा, देखिए पहले इस माध्यम में गए हम, देखिए N1, फिर यहाँ साइन बीटा लिख दिए बराबर, फिर यहाँ क्या लिखेंगे N2, और फिर यहाँ क्या लिख देंगे साइन अल्फा। हो गया भैया स्नेल्स लॉ, कितना आराम से हो जाएगा। हाई पुराने का नियम वाला देखोगे ना, तो पुराने का नियम में फिर चेक करना होगा कहाँ इंसिडेंस है, इंसिडेंस वाला साइन पहले लिखना होगा, रिफ्रैक्शन वाला साइन बाद में, फिर जे में रिफ्रैक्शन हुआ वो पहले लिखना होगा, जहाँ से लाइट आया वो बाद में। इतना कचरा करने से बढ़िया है कि हाई वाला नियम याद कर लेंगे हम। अब देखिए ये तो नया ट्रिक है, नया वाला ट्रिक से पुरानका वाला कैसे निकालेंगे। तो साइन अल्फा कहाँ इंसिडेंस हुआ है, अल्फे में ना, तो साइन अल्फा भागा साइन बीटा, जल्दी बताइए कितना हो गया जी, साइन अल्फा भागा साइन बीटा कितना हो गया, देखो जल्दी बोलो, N1 भागा N2। आया सर बकचंदा सबको आया समझ में, तो देखो कितना आराम से हो गया। अब हॉई लिखने में तुमको 20 कॉलम निकल जाता, मान लो बकचंदुआ जो है ना उसको हमें बड़ी लफड़ा होता, वो खाली ये देखने में 5 मिनट बिता देगा कहाँ से इंसिडेंस हुआ कहाँ रिफ्रैक्शन। तो बकचंदों के लिए ये सर्वहारी नियम है, एकदम आसान वाला नियम है बच्चों, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो बच्चों रिफ्रैक्शन में हमने स्नेल्स लॉ देखा। अब इस पे आधारित जो है कुछ न्यूमेरिकल्स बच्चों करेंगे जो बिहार बोर्ड में भी बच्चों पूछता है, जो CBSE बोर्ड में भी पूछता है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए न्यूमेरिकल के लिए ज़रा।
देखिए बच्चों, अभी जो न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल देख के बहुत सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। इसमें पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। एक चित्र बनाया है बच्चों, यहाँ आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। आपको बताया थे बच्चों, ओरिजिनल पाथ से जितना भटक जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, डेविएशन। ये देखिए, जाना चाहिए था इसको सीधे, ओरिजिनल पाथ पे इतना झुक गया, नॉर्मल के नज़दीक चला गया। दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन एंगल कितना है यहाँ पूछा जा रहा है बच्चों आपसे। जिस माध्यम से लाइट चली है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1। जिसमें घुस रहा है उसका कितना दिया है, √2। आप समझ गए होंगे ये रेयर है और ये क्या है, डेंसर। और ये इंसिडेंस रे है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सारी चीज़ें पहले से हमको पता है। तो बताइए डेल्टा, आपको हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं, डेल्टा कैसे पता लगाइएगा। आप लोग निकालिए ज़रा डेल्टा का वैल्यू, कमेंट कीजिए बच्चों। देखिए आप आ रहा है कि नहीं डेल्टा का वैल्यू। बहुत आसान है, देखिए रिवीजन करके बैठिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। सूत उठ के कक्षा में चले आइएगा तो दिक्कत है प्यारे बच्चों, है ना। सूत उठ के नहीं आना है। देखिए कैसे बनेगा। अभी देखिए बच्चों, स्नेल्स लॉ हम इस्तेमाल कर लेंगे। सबसे पहले बताइए डेल्टा का मान प्राप्त करने में कौन अड़ंगा बन रहा है जी, कौन अड़ंगा बन रहा है, आर। अच्छा ये बताइए ज़रा, हेजा से लेके हेजा तक का एंगल कितना होगा, बोलो जी जल्दी कमेंट में बताओ। अरे भैया, हाई ओरिजिनल पाथ है, ये देखिए ओरिजिनल पाथ, आई नॉर्मल है। तो हाई लाइट अगर ऐसे गुजरता, हाई लाइट अगर ऐसे गुजरता तो हाई 45 डिग्री है, तो हाइयो कितना हो जाता आपका, बोलिए। हाई नॉर्मल हो गया, हाई हो गया, तो हाई अगर 45 डिग्री होता तो हाइयो कितना हो जाता, 45 डिग्री। ये बात नहीं आया जी समझ में। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाता, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि यही लाइट का ना पाथ है और यही ना नॉर्मल है। तो जो ये इंसिडेंट है नॉर्मल के बीच कितना, 45। तो ओरिजिनल पाथ भी तो इंसिडेंट है और नॉर्मल है, तो ये भी 45। तो आर प्लस डेल्टा कितना हो जाता जी, आर प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा, 45। तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा जी, 45 माइनस आर। सारा अड़ंगा कौन बन रहा है बच्चों, आर। अगर किसी जुगाड़ से आर का मान पता चल जाए तो फट से क्या पता चल जाएगा हमको, डेल्टा। तो आर का मान पता लगाने के लिए यहाँ कौन चच्चा मदद करेंगे आपको, स्नेल चच्चा। स्नेल्स लॉ, यहाँ एक लाइन लिखेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। हिंदी वाले स्नेल नियम के उपयोग अनुसार कैसे लिखेंगे जल्दी बोलिए। माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुना साइन 45 बराबर माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुना साइन डेल्टा। ओ साइन डेल्टा कि साइन आर, साइन आर। तो साइन आर बराबर देखिए कितना हो गया, तो साइन आर बराबर कितना हो गया जी, चाहे एक स्टेप और लिखिए। साइन 45 का मान कितना होगा जी, 1/√2, √2 साइन आर। तो साइन आर बराबर कितना, साइन आर बराबर 1/√2 गुना √2। तो साइन आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। और ज़रा बताइए साइन आर का वैल्यू 1/2 है तो आर का कितना डिग्री मान होगा जी, साइन कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है, 30 डिग्री। तो साइन आर बराबर कितना लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। अरे 1/2 के जगह पे साइन 30 लिखोगे ना, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो 1/2 के जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन 30। या साइन साइन रिमूव कर दो तो आर बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो आर बराबर बच्चों 30 डिग्री हो गया। तो डेल्टा नहीं निकल गया जी, 45 माइनस 30 आई कितना हो गया, 15 डिग्री हो तो गया जी। आंसर है 15 डिग्री। 3 नंबर फ्री में मिल गया तुमको, इसमें कोई माथा पच्ची वाला काम नहीं है।
और मान लो कोनो बख्शों जानते नहीं कि इंसिडेंस का होता है, रिफ्रैक्शन का होता है, पिछला कक्षा सूत उठ के आ गया ई कक्षा में, तो कोई गति है उसका, फेल करेगा तो बेउद्दन कहाँ के। चलो लेकिन मैक्सिमम बच्चा सब पढ़ रहा है, अभी तो फ़ोन कर कर के हम पता कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है सब। चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, ये देखिए एक शीशा का बच्चों बड़ा सा हमने स्फेरिकल बॉल ले लिया है ग्लास का, और ई देखिए ब्लैक कलर से बनाते हैं हम। ये देखिए इसका क्या हो गया बच्चों, सेंटर। तो आपको बताया था ना जी स्फेरिकल ग्लास में सेंटर नॉर्मल कैसे खींचा जाता है, बोलो, सेंटर से सरफेस मिला दीजिए, यानी रेडियस ही क्या होता है, नॉर्मल। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पे एक रे गया है ना, ये ग्लास के बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जी, 1, जो एयर का होता है, यानी ग्लास के चारों तरफ क्या है, एयर। ग्लास के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही देखिए कितना दिया है, √3। फिर ग्लास के बाहर सेम मीडियम है एयर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। अब यहाँ देखिए बच्चों इंसिडेंट रे गया है, और नॉर्मल हम यहाँ कैसे खींचेंगे, रेडियस खींच देंगे, सेंटर से रेडियस खींच देंगे, वही नॉर्मल हो गया। तो हई 30 डिग्री बता रहा है, तो हई इंसिडेंट रे हुआ, तो हई क्या हो गया जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना हुआ नॉर्मल के साथ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हई वाला सतह पे कितना दिया है, 30 डिग्री। हई देखिए जाना चाहिए था है सीधा, तो जल्दी बताओ तो क्या होगा, हई रे ऊपर भागेगा कि नीचे भागेगा, जल्दी बोलो, नीचे भागेगा, क्योंकि रेयर से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर। तो जाना चाहिए था ओरिजिनल पाथ पे, ऊपर चला जाएगा तो नॉर्मल से दूर ना हो जाएगा, रेयर से डेंसर में क्या होता है, नॉर्मल के नज़दीक। तो देखिए नीचे भागा, और नीचे भागा तो मान लीजिए कितना एंगल बनाया, आर, ये नहीं दिया है क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि भाई भागा तो हेजा टकराया, हेजा टकराया तो इसका भविष्य क्या होगा, इसके लिए भी एगो नॉर्मल यहाँ से खींचना होगा ना, तो सेंटर से मिला दीजिए आप, सेंटर से ऐसे मिला दीजिए। तो ये देखिए नॉर्मल से ये कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है कितना एंगल बना, कुछ नहीं बोला है, खाली बोला है कि यहाँ से बाहर चला गया। बताइए किधर जाएगा, यही ओरिजिनल पाथ है ना जी, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जल्दी बोलो तुम लोग। हालांकि क्वेश्चन में पहले से बना के दिया है कहाँ जाएगा, लेकिन तू लोग बताओ। अरे डेंसर से कहाँ जा रहे हो, रेयर ना, तो ओरिजिनल पथुआ से नीचे ना भागेगा बउआ, ठीक। हई एंगलवा को क्या बोल दिया है, ई। तुमसे पूछ रहा है बताइए ई का मान, ठीक। देखिए पूछ दिया बच्चों, तो कैसे बनाएंगे जी इसको, है ना, सारा बेसिक चीज़ का दरकार है बच्चों, है ना। ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है हवा के चलते, छत पे बना रहा है ना, तो थोड़ा वीडियो हिल रहा है, तो उससे तो आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, कठिनाई होगा तो बताइएगा। तो बच्चों यहाँ कितना बार रिफ्रैक्शन हुआ है जी, जल्दी बोलो तो रे, कितना बार हुआ है रिफ्रैक्शन, एक बार हुआ है कि 2 बार कि 50 बार हुआ है, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एगो हेजा हुआ है, एगो हेजा हुआ है। तो हई वाला बिंदुआ को एगो नाम दे देते हैं ए, हई वाला बिंदुआ को नाम दे देते हैं बी। तो ए पे रिफ्रैक्शन हुआ है, तो सारा ध्यान अपना केंद्रित करेंगे हम ए पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बोला है, आर। अच्छा बी पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस से गायब है, ये तो गायब है, तो देखो काहे गायब किया है क्वेश्चन में, होई देखो तो जरा, होई क्या है जी, रेडियस, हयो क्या है, रेडियस। मान लो सेंटरवा का नाम हम ओ दे देते हैं, तो जरा देखो ओ ए रेडियस है, ओ बी भी क्या है बच्चों, रेडियस। दोनों बराबर होगा कि नहीं, रेडियस हमेशा बराबर होता है, तो हई दोनों बराबर होगा बाबू। तो हई अगर आर है तो हइयो कितना हो जाएगा, आर। भोरसक क्वेश्चन में नहीं दिया था, हई आर है तो हइयो आर, लेकिन सर हई भी नहीं पता है, हई भी नहीं पता है, हमसे पूछ रहा है ई का मान कितना होगा। अरे अल्फा बीटा गामा कुछ दे दिया, उससे मतलब नहीं है, ई दे दिया, ई का मान बताइए। हम तो जानते हैं कि रिफ्रैक्शन एंगल है, अपवर्तन कोण।
तो अब क्या करें भाई, कैसे करें भाई। मान लीजिए बच्चों बी पे हम स्नेल का नियम यूजो करते हैं तो आर गायब है और ई भी गायब है, मामला गड़बड़ हो गया। ए पे जरा स्नेल का नियम हम यूज करते हैं, एट ए देखिए क्या होता है, बोलिए कैसे हम लिखेंगे, बोलिए। मीडियम तो 1 sin 30 बराबर अंदर वाला जिसमें रिफ्रैक्शन में घुस जाइए √3 sin r। देखिए एजा r का मान पता चल गया, sin 30 का मान बोलो रे, 1/2 √3 sin r। तो sin r कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2 √3। r sin r का मान निकल गया बच्चों। तो sin r का मान निकलने से क्या फ़ायदा हुआ सर, चलिए देखते हैं क्या फ़ायदा हुआ। बी पे चलिए जरा, बी पे स्नेल का नियम यूज कीजिए बच्चों। तो हाई मिड माध्यम है नहीं से चलिए, तो √3 गुना sin r बराबर 1 गुना sin e। तो √3 sin r का वैल्यू आपको पता है बच्चों कितना, 1/2 √3 अब बराबर sin e। देख रहे हैं कितना आराम से ई का मान निकल गया, √3 कैंसिल हो गया, तो 1/2 बराबर कितना मिल गया हो, sin e। 1/2 बराबर कितना लिख सकते हैं, sin 30 डिग्री sin e, sin रिमूव होगा तो ई का मान कितना मिल गया हो, 30 डिग्री। देखा कितना आराम से ई का मान कितना मिल गया, 30 डिग्री। 3 नंबर आराम से मिल गया बैठे बैठे, तुम लोगों को कोनो मतलब नहीं है जी, है ना। इस तरह का हल्का हल्का क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। आई सब बाबू देखिए सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये आप सोच रहे हैं कि पिछला 5 गो लेक्चर नहीं पढ़ के आज वाला पढ़ लें तो आप तुर्रम खान नहीं है, ठीक है। इतना होशियार आप हैं कि 10 गो लेक्चर छोड़ के 11वां लेक्चर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, हैं। आज जो लोग इंतज़ार कर रहा है कि लॉकडाउन हुआ खुलेगा तो आराम से पढ़ेंगे, तो कोरोना वायरस अभी नहीं करने देगा इसे, ठीक है। रह जाइएगा, फेल हो जाइएगा, मिजाज टन आ जाएगा आपका, समझे, सारा पढ़ाई बर्बाद कर लीजिएगा। इसलिए जो परिस्थिति है उसको स्वीकार कीजिए, जो है उसी में पढ़िए, नोट कीजिए जल्दी फटाफट। अभी तो सब कॉल कर कर के हम अपने पूछेंगे कौन क्या कर रहा है अभी, हैं। नोट्स कहें भेजने के लिए तो कोनो पहला दिन भेजा, कोनो 5वां दिन भेजा, को अभी तक भेजिए रहा है, हैं। अरे देखिए बच्चों, बचपन के दिनों में, जवानी के दिनों में इसको आप क्या कहते थे, प्रिज्म। तो ये वो प्रिज्म है बच्चों। प्रिज्मुआ का हई वाला कोण 90 डिग्री बोल रहा है क्वेश्चन में, हई बोल रहा है 30 डिग्री, हई बोल रहा है 60 डिग्री। देखिए तीनों जोड़ 180 आ रहा है जी, ठीक है। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे इंसिडेंट रह गया है। अच्छा, हई हैजा का माध्यम का 1 है, ये सब हवा है, आई अंदरवा का दिया है √2, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो समझ गए होंगे ये सब रेयर है, अंदर में क्या है जी, डेंसर। तो यहाँ से ही गया है, तो ये गया है बाबू, बताओ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, बताओ। ऐसे अगर लाइट गया तो नॉर्मल भी तो ऐसे ना खींचोगे, है ना, नॉर्मल है वो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0 डिग्री। एगो चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, आई नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 हो, यानी कि लाइट अगर ऐसे आ रही है इंसिडेंट, तो फिर इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये बिना डेविएशन के चला जाएगा। अब आपको ये सर आपको कैसे पता चला, प्रयोग से पता चला, वैज्ञानिक को बताया, वही चीज़ ना पढ़ते हैं जो प्रयोग से पता चलता है हम लोग को। तो रिफ्रैक्शन की घटना कब होती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से क्या हो जी, अधिक। 0 डिग्री पे आप किसी इंटरफेस पे डालिएगा ना लाइट, तो बिना डेविएशन के चला जाएगा, बिना भटके चला जाएगा, या रिफ्रैक्शन नहीं होगा, खाली क्या होगा, ट्रांसमिशन। तो ये देखिए लाइटवा आया है, इस सीधे निकल गया भैया बिना डेविएट किए, लेकिन ये इंसिडेंस रे कहलाएगा, ये ट्रांसमिटेड रे कहलाएगा। अब यह जाके टकराया है हैजा, ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है हैजा टकराया। टकराने के बाद फिर क्वेश्चन में हैजा नॉर्मल बनाया हुआ है, और कह रहा है कि हैजा जो नॉर्मल के साथ ही बनाया है एंगल,
वो 30 डिग्री का बनाया है। तो फिर इसको अब देखिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है या है 0 डिग्री, नहीं है, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा। कहीं देखिए डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर, तो इसको जाना चाहिए था ऐसा। बताइए नीचे भटकाएं कि ऊपर, नीचे, तो वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। ये पूछ रहा है आर का मान, ये आर का मान बताइएगा आप लोग, देखिए तो बन रहा है कि नहीं। आर का मान बता पा रहे हैं कि बताइए, बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। अरे बहुत आसान है यार, हेजा स्नेल का नियम लागू करो ना भाई। कैसे लिखोगे, √2, हेजा खड़ा हो जाओ, √2 माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin 30 बराबर हेजा खड़ा हो जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin r, मिल तो गया जी। sin 30 का मान 1/2 बराबर sin r, तो 1√2 भागा 2 बराबर sin r। अब रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा जी तुम लोग, परिमेयकरण, ऐसे लिख देंगे हम। √2 कितना हो जाएगा जी, जल्दी बोलो, √2 कितना हो जाएगा, 2 भागा 2√2 बराबर sin r। तो 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√2 बराबर sin r। तो 1/√2 साइन के कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री। तो 1/√2 के जगह पे साइन 45 लिख दिया, यहाँ sin r लिख दिया, साइन रिमूव हो गया, मतलब r बराबर कितना हो गया जी, 45। 3 नंबर फ्री का मिल गया भाई आप। तो आज बच्चों इतना ही रखेंगे, कल हम लोग और नया नियम कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सब लोग ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं फिर अगले कक्षा में बच्चों।